नेक्स्ट हेडिंग डालिए फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा। तो इन फाइलम्स को कंटिन्यूसली आप याद करते रहिए, वरना लास्ट में पता है क्या होगा, सभी के करैक्टर आपको एक जैसे दिखाई देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बार बार खूब हार्ड वर्क करना है, बार बार लिख करके देखना है। अगर आपको बायोलॉजी में 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो आप बिना रफ कॉपी के और पेन के कभी बायोलॉजी मत पढ़ना, कभी आप एक ऐसे स्टोरी की तरह मत पढ़ना। तो आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, वरना अगले ही टाइम पर आप भूल जाएंगे। तो एक एक करके फाइलम आपको लिख लिख कर देखने हैं। तो नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा, और एनिलिडा जो वर्ड बना है वो एनुलस से बना है, एनुलस। और एनुलस का मतलब रिंग, गोल गोल छल्ले। तो ये हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ लिया था, फर्स्ट 3 क्लास बेसिक क्लासेस पूरी एनिमल्स की। तो आपने उसमें पढ़ा था कि सर अर्थवॉर्म के अंदर बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली इनटू मैनी सेगमेंट्स। तो ये मैनी सेगमेंट्स है, तो ये छोटे छोटे रिंग हैं, यानी कि जो सेगमेंट हैं जो रिंग लाइक है ऐसे, इन्हीं रिंग्स को आपने पढ़ा था मेटामर्स। दीज आर कॉल्ड मेटामर्स। तो जिनकी बॉडी में एनुलस हो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, उन्हीं को हमने एनिलिडा कहा। आप बिल्कुल ऐसे समझिए, आप मम्मी जी की या दादी जी की जो हाथ में उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं, उनको ऐसे पकड़ना, ऐसे मिलाकर पकड़ लेना, फिर आप देखना आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिंग्स क्या है? दीज रिंग्स आर मेटामर्स और एनुलस। तो एनिलिडा का जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन करने का फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ मेटामर्स और एनुलस। और एग्जाम्पल क्या है? क्योंकि किसी फाइलम को पढ़ने से पहले अगर हमें यह मालूम है कि हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है, बजाय इसके कि हमने करैक्टर लिखने शुरू कर दिए। तो इसके अंदर अर्थवॉर्म है, पहचान गए होंगे केंचुआ, आपने कहा जी अच्छे से समझ गए हम। और इसका नाम शायद आपने कभी बताया भी हो, फेरिटीमा स्पीसीज। आपको स्पीसीज याद रखनी है, हालांकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा जगह पर जीनस भी नहीं दिया हुआ। पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। ये भी हम पढ़ेंगे जिस दिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। तो अर्थवॉर्म है एक, इसका बेसिक एग्जाम्पल। एक लीच है, शायद आपने कभी सुना हो कि कोई पर्सन किसी पौंड में या रिवर में नहाने के लिए गया, इंसान की बात कर रहे हैं। वैसे कैटल्स पर, गाय भैंस के ऊपर जब हम उसे पानी में नहलाते हैं तालाब या नदियों में, तो उनकी बॉडी पर वो वैसी अटैच हो जाती है, पर ह्यूमन को भी ये छोड़ते नहीं है। ये लीच है, ब्लैक ब्लैक कलर की दिखेगी आपको, 2 सकर्स दिखेंगे, और ये जहाँ पर हमारे अटैच हो जाते हैं वहाँ बाइट करती है और कंटिन्यूस हमारा खून चूसती है, यानी ब्लड सकिंग है। आपको इसे कभी आप रूरल एरिया में जाएं तो पौंड या रिवर के आसपास देखना, और आप वहाँ किसी से पूछ भी सकते हैं, अंकल हमें यहाँ लीच दिखा दीजिए, अगर आपको दिख रही हो। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो लीच शायद वो ना समझें, तो हिंदी में आप जोंक कह देना, जोंक, एन की आवाज आएगी, जोंक, जोंक मत कह देना, जोंक। तो वो आपको दिखा देंगे कि ये लीच है, ये जोंक है। तो ये खून चूसती है हमें, इसका फूड ही ब्लड है, मैमिलियन ब्लड पर ही ये सर्वाइव करती है। इसका टेक्निकल नेम है हिरुडीनेरिया, हिरुडीनेरिया, अच्छे से याद रखेंगे। और लीच ब्लड सकिंग है, तो दिस इज ब्लड सकिंग। जो ब्लड सक करे, ब्लड पिए, उसे ब्लड सकिंग कहते हैं। पर टेक्निकली बायोलॉजिकली इसको सैंग्विनिवोर्स बोलते हैं। कोर्स में नहीं है, याद रखें, अच्छी बात है। सैंग्विनिवोर्स या वोरस यानी ब्लड सकिंग, पर नीट में पूछा जा चुका है। ब्लड सकिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, तो आप बोलेंगे सैंग्विनिवोरस। आज अगर टाइम मिले तो आप एक्स्ट्रा गूगल पे सर्च करना, चाइना ने एक थेरेपी निकाली है, चाइना वालों ने, जिसका नाम है लीच थेरेपी। 15-20 साल पहले लीच थेरेपी उन्होंने डेवलप करी। तो उसे पूरा आप डालना गूगल पर, वीडियो ऑन लीच थेरेपी, जरूर देखना, नहीं तो हम भेजेंगे आपको, फिर शेयर कर लेंगे आपके साथ।
किसी इंसान के यहाँ पस बन गई है, बॉडी में कहीं पर पस है। अब पस आप समझना चाहिए आपको, पस क्या बोलते हैं, पस को क्या हम कहते हैं। आप कहेंगे सर पस हमें ये पता है, वो वाइट वाइट या हल्का सा येलोइश कलर की होती है, कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ पर ये पस बन जाती है। मैंने पस होती क्या है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि सर हिंदी तो है पस। हमने नहीं बेटा, ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में मवाद बोलते हैं, मवाद। और दीज आर डेड WBC। तो जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो तब भी हम किस दिन आपको पस अलग से समझाएंगे, व्हाट डू मीन बाय पस। तो कहीं पर कट लगा, कहीं इन्फेक्शंस है, तो वहां पर हमारे WBC बाहर के आने वाले पैथोजन से फाइट करते करते जो डेड हो जाती हैं, डेड WBC आर कॉल्ड पस। तो डेड WBC जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई देती हैं। तो किसी इंसान में बॉडी में कहीं पर बहुत सारी पस बन गई, हम उसे कैसे बॉडी से बाहर निकालें। तो चाइना वालों ने एक स्पेशल तरकीब निकाली कि उन्होंने वहां पर ऐसे लीच को छोड़ दिया। अब लीच को मालूम नहीं है कि वो बाइट करके ब्लड की जगह आज क्या करेगी, सक पस करेगी। तो जगह जगह पर लीच लगा देंगे और वहां पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। आपने कहा क्या उस पेशेंट को पेन नहीं होगा? होगा। इतना सा पेन होता है किसी लीच के बाइट करने से जितना हमें इंजेक्शन के वक्त होता है, और इतना तो आपको और हमें झेलना पड़ेगा अगर किसी समस्या में है। तो लीच थेरेपी जरूर देखिएगा, आपका बड़ा अच्छा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप भी कुछ हो सकता है फ्यूचर के लिए ऐसी कोई थेरेपी डेवलप कर दें। तो सोच ऊंची रखिए, गोल ऊंचा रखिए, अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, लाइफ में मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे बहुत सारा पढ़ना है। एक बार सोच लीजिए, फिर हार्ड वर्क करिए वहां पहुंचने का। आप देखिए सफलता आपके कदम चूमने वाली है, आप भविष्य में अपने नाम से पहचाने जाएंगे। तो इसलिए आप हार्ड वर्क करिए, ये टाइम निकलना चाहिए आपका। ये जो आपके 2-3 साल हैं, यही बस आपके पूरी जीवन को, पूरी आपकी लाइफ को एक पहचान देंगे। अगर आपने इसको ढीला कर दिया, इनको यूं ही निकाल दिया, इधर उधर बैठकर टीवी देखकर बेकार की बातें कर कर, यानी कि अपने फोकस से कुछ भी अलग कर कर, तो फिर भविष्य में आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए आप परेशान ना हो। कोई टीचर, कोई गार्जियन नहीं चाहता, हम टीचर कम है गार्जियन ज्यादा है, कोई गार्जियन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भविष्य में परेशान रहे। इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते आप ऐसा हो। इसलिए बीच बीच में, ये तो ऑनलाइन क्लासेज है, अगर ऑफलाइन होती तो हम रोज ही आपको मोटिवेट करते कि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कल फ्यूचर में किसी मुसीबत का सामना करे। ना हम चाहेंगे ना आपके पेरेंट्स चाहेंगे। तो टीचर में और पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों क्योंकि हमारा भला चाहते हैं। बुरा हम और आप चाह ही नहीं सकते, अपने बच्चों का कोई बुरा नहीं चाहेगा। तो आप लिख लिख करके याद करें, और आप खुद देख रहे हैं कितनी सारी टर्म है। ये दोनों जो अर्थवॉर्म एंड लीच है, दीज आर मोनोइसियस। जब भी वर्ड आ जाए मोनोइसियस तो आप समझ लीजिएगा कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो दीज आर मोनोइसियस एनिमल्स हैं। यानी व्हाट डू मीन बाय मोनोइसियस? हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक एग्जाम्पल और लिखना आपको, नंबर 3। एक दो लाइन छोड़ के लिखना। सैंड वॉर्म, ये गीली मिट्टी में, रेत में अधिकतर मिलता है, सैंड वॉर्म कहते हैं। बरसात के दिनों में आपको दिख भी सकता है और आप पहचान भी सकते हैं, बिल्कुल साफ पहचान जाएंगे। बस इस बार बरसात में जब आपको लगे कि ये कहीं अर्थवॉर्म जैसा है पर साइज थोड़ा छोटा है, तो उसे ले आना हमारे पास, ठीक है। पर अच्छे से, ये नहीं कि हर चीज आपको रेंगती हुई सैंडवॉर्म लगे, ऐसा मत करना, कोबरा ही उठा लाए यहां पर। तो सैंडवॉर्म, दिस इज कॉल्ड नीरिस, दिस इज कॉल्ड नीरिस। तो दिस नीरिस इज एक्वेटिक, ये एक्वेटिक है, प्लस डायोसियस है। आपने कहा डायोसियस मीन्स, हमने कहा जब एक बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो तो मोनोसियस, जब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो डायोसियस। जैसे ह्यूमन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पापा जी में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी मम्मी जी में है। तो पापा और मम्मी यानी कि ह्यूमन कौन हो गया? डायोसियस हो गया। यानी कि डायोसियस मीन्स बॉडी इज आइदर मेल और आइदर फीमेल। तो एक मेल है, आइदर मेल और फीमेल, यानी कि हैविंग मेल
और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब दिस नीरिस इज एक्वेटिक, ध्यान से समझना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है फिर आ जाए, रिपीट हो जाएगा। दिस इज द नीरिस, नेचुरल सी बात है, जब ये एनिलिडा का मेंबर है, सेगमेंट तो इन पर भी होंगे। अब कोई अगर एक्वेटिक है तो पानी में रह करके उसे स्विमिंग भी करनी पड़ेगी, आपने कहा बिल्कुल करनी होगी। हमें और आपको अगर स्विमिंग करनी है तो हम कैसे करते हैं, इन लिम्ब से हम पानी को ऐसे पुश करते हैं, ऐसे इनके पास भी दोनों तरफ ईच सेगमेंट हैज पैडल लाइक स्ट्रक्चर। ये पैडल्स हैं, सब पे बना लेना। इन पैडल लाइक स्ट्रक्चर को विच हेल्प इन स्विमिंग, दीज आर कॉल्ड पैरापोडिया। पैरापोडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरापोडिया। व्हाट डू मीन बाय पैरापोडिया? पैरापोडिया आर लेटरल स्ट्रक्चर, जो साइड में होती है लेटरल, आर लेटरल स्ट्रक्चर्स which help in swimming, जो स्विमिंग में हेल्प करती है। अदर फीचर्स क्या है, तो कॉमन फीचर भी हम जरा लिख लेते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए आप। अब साफ साफ लिखिए नीचे, एनिलिड्स एक्वेटिक भी हैं, अभी आपने देख ही लिया एक्वेटिक में। एक्वेटिक में मैराइन या मैरीन ड्वेलर्स भी हैं। ड्वेलर्स मतलब रहने वाले, यानी कि समुद्री पानी में रहने वाले भी हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर ड्वेलर्स भी हैं। टेरेस्ट्रियल भी है, अर्थवॉर्म टेरेस्ट्रियल है, यूजली मडी एरिया में मिलता है, नाली के किनारे आपको दिखाई देगा जहाँ जहाँ कीचड़ होगी, तो यानी कि टेरेस्ट्रियल भी है। और अभी आपने लीच देखा था, पैरासिटिक भी है। पैरासिटिक है, पैरासिटिक मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर लिविंग से न्यूट्रिएंट ले। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी से न्यूट्रिएंट लेता है, डेड एंड डिकेइंग से न्यूट्रिएंट लेता है, उसे सैप्रोजूइक बोलते हैं। छोटी छोटी टर्म्स हैं जो भविष्य में आपके फ्यूचर में आती रहेंगी, पर आप उन्हें क्लियर करते चलिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग से न्यूट्रिएंट लेता, लाइक फंगस, लाइक बैक्टीरिया, दीज आर कॉल्ड सैप्रोजूइक। अगर कोई लिविंग किसी अदर लिविंग से ले, उससे न्यूट्रिएंट ले, रहने की जगह ले, एकोमोडेशन ले, उसे पैरासाइट बोलते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म से वो लेता है उसे होस्ट बोलते हैं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल है लाइस, जू। जिनके सिर में जू है, तो देखिए जू भी, लाइस भी लिविंग है और वो इंसान भी लिविंग है। हम ये नहीं कह रहे हमारे पास है, पर हम ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि लाइस भी लिविंग है, वो इंसान भी लिविंग है। और ये जू लगातार इस लिविंग बॉडी से न्यूट्रिएंट लेती है और रहने की जगह लेती है, तो जू पैरासाइट है और हम और आप होस्ट है। लेकिन आप कोई ऐसा जीवन में, पूरी लाइफ में ऐसा एग्जांपल नहीं देखेंगे जहां पर कोई पैरासाइट अपने होस्ट को किल कर दे। वो मारती नहीं है, वो उससे रोज थोड़ा थोड़ा फायदा लेती है, यानी कि साइलेंट किलर है। एकदम से नहीं मारेंगे, धीरे धीरे मारनी है, पर मर्डर नहीं करेंगे। आप कभी किसी न्यूज़पेपर में या टीवी पर यह खबर नहीं देखेंगे कि एक जू के काटने से एक युवती की डेथ हो गई, ये कभी नहीं आएगी न्यूज। तो लीच के ब्लड सक करने से भी हम या कोई कैटल मरने वाले नहीं है। बट पैरासिटिक का एग्जांपल क्या हो गया, लीच, याद रखिए, इट सक्स द ब्लड। तो एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक में फ्री स्विमिंग है, अभी आपने नीरिस देखा था, यानी फ्री स्विमिंग भी है। बॉडी सेगमेंटेड है, आप जानते हैं सारे। अब तो सब कुछ आपको याद हो गया। अब सभी जितने भी फाइलम पढ़ेंगे आप सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा सिमेट्री, सारे सिमेट्री कैसी बची हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल है,
बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, क्योंकि पहला फाइलम पोरीफेरा एसिमेट्रिकल था, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा रेडियल था, उसके बाद तो सारे बाइलेटरल हैं, सारे सिलोमेट हैं, सिलोमेट एनिमल्स इन सब के अंदर ट्रू सिलोम्स है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेटामर्स यानी कि सेगमेंट्स। आपने कहा सर इसमें एक्सक्रीशन किससे होता है, हमने कहा जिन जिन का पढ़ लिया उनका तो याद कर लें ज़रा। प्लेटियलमेंथीस में फ्लेम सेल से होता है, याद करिए एक साथ। एस्केलमेंथीस में एक्सक्रीटरी ट्यूब से होता है, और एनिलिडा में नेफ्रीडिया से होता है। नेफ्रीडिया आर ऑल्सो ट्यूब्स, बट इन एनिलिड्स दे आर कॉल्ड नेफ्रीडिया। इन एस्केलमेंथीस दीज आर डायरेक्टली कॉल्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। तो नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या नेफ्रीडिया हेल्प इन, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। याद करिए ओस्मोरेगुलेशन, बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर की अमाउंट को बैलेंस करना, तो नेफ्रीडिया अच्छे से याद रख लेंगे, नोट करके, पहले नोट कर लो। अब आइए बड़े ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे अभी एनिलिडा छोड़ देते एक सेकंड के लिए, हम आपके पास आते हैं, हमने कहा ये ह्यूमन है, बहुत ध्यान से सुनना, हमने कहा ये ह्यूमन है, दिस इज द ह्यूमन, और आप बेटा जरा इसका नर्वस सिस्टम बताइए, इसमें है नर्वस सिस्टम, आपने कहा नर्वस सिस्टम है, हमने कहा आप 9th-10th में नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं ह्यूमन का, उसे निकाल के यहां ड्रॉ करके दिखाइए, इसका नर्वस सिस्टम निकालिए जो इसको सरवाइव करने में हेल्प करता है, इसको इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलस है उनका एहसास कराता है, तो उसका नर्वस सिस्टम बाहर निकाल के बनाओ। आपने कहा सर एक ब्रेन होगा इसके अंदर, बड़ा ब्रेन, वैसे 2 ब्रेन होते हैं, एक लार्ज ब्रेन है, याद करो आपने सब पढ़ा हुआ होगा, सेरिब्रम, यहां जरूरत नहीं है पर इसे अच्छा समझाने के लिए इसको याद दिलाना जरूरी है। हमने कहा तो हो गया बड़ा दिमाग, लार्ज ब्रेन, और हमने कहा पीछे छोटा दिमाग था यहां पर, आपने कहा बिल्कुल मालूम है सर, सेरिबेलम, चाहो तो 10th की बुक निकाल के स्टडी करना। हमने फिर उसके नीचे आपने कहा सर फिर एक स्पाइनल कोड है, यानी टेल है ब्रेन की, हमने बिल्कुल सही, स्पाइनल कोड है। हमने कहा स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में क्या है, आपने कहा 2 प्रोटूबरेंस है, 2 उभार है, रिज है, जैसे आपको यहां पर सर जी के हाथ में उभार दिख रहा होगा, ये इसे अंग्रेजी में रिज बोलते हैं या प्रोटूबरेंस। तो देयर आर 2 प्रोटूबरेंस, तो जो अपर प्रोटूबरेंस है, अपर रिज है, याद करो पोन्स याद आ गया होगा, पोन्स, वैसे पूरा नाम पोन्स वेरोली है पर पूरी 12 तक पोन्स याद करना है। इसके नीचे फिर जो दूसरा प्रोटूबरेंस है या रिज है, रिज या प्रोटूबरेंस मतलब उभार, दिस इज मेडुला, पूरा नाम है मेडुला ओब्लोंगेटा, पर मेडुला से काम आपका 12 तक चलने वाला है, पर जहां हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे 21 चैप्टर में, वहां पूरी कंप्लीट लेवलिंग करेंगे। तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम कहते हैं, आपको दिमाग में आ गया कि सर दिस इज द लार्ज ब्रेन, ये लार्ज ब्रेन है सर, ये स्मॉल ब्रेन है, इन सब के फंक्शंस भी हमें सीखने हैं, लेकिन अभी बहुत दूर है, 21 चैप्टर है, लास्ट में बिल्कुल जब आप 12th में आने वाले होंगे। तो हमने कहा इसके अंदर नर्वस सिस्टम है, तो एनिलिडा में भी नर्वस सिस्टम है। अब नीट का एक पॉइंट याद रखें, 11 फाइलम है, फर्स्ट फाइलम में नर्वस सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड, यानी नर्वस सिस्टम की शुरुआत एनिमल्स में है, यानी 5 किंगडम में सिर्फ नर्वस सिस्टम एनिमल में मिलता है, ना मोरेरा में है, ना प्रोटिस्टा में है, ना फंजाई में है, ना प्लांट में, एनिमल में है, एनिमिलिया में है। और उस 11 फाइलम में से भी रिमेनिंग 10 में है। फर्स्ट फाइलम लैक्स द नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम की बिगिनिंग कौन से फाइलम से हुई, सिलेंट्रेटा से हुई, हाइड्रा वाले फाइलम से हुई, और धीरे धीरे ये नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता चला गया, और आज इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि हम ह्यूमन में इतना वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। लेकिन एनिलिड का नर्वस सिस्टम क्या है,
बड़ा सिंपल सा है एज कंपेयर टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमने कहा सोच के बताइए, ये नर्वस सिस्टम में जिसमें ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला है, स्पाइनल कोड है, किस चीज से बना है? आपने कहा सर किस चीज से बना है? हमने हाँ जी। तो आपने कहा सर हमारे ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमने बिल्कुल सही। आपका ब्रेन भी सेल से बना, आपकी बोन भी सेल से बनी, आपका ये कार्टिलेज भी सेल से बना, आपकी स्किन भी सेल से, आपका स्टमक भी सेल से, ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पर हमने कहा बेटा हर सेल्स के कुछ स्पेसिफिक नेम भी तो है, उन सेल्स का नाम बताइए जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती है। आपने थोड़ा सा सोचा है सर न्यूरॉन। हमने बिल्कुल सही, यानी कि न्यूरॉन्स आर द बेसिक सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स ही नर्वस सिस्टम को बनाती है, वो किसी भी एनिमल की बात हो। और न्यूरॉन कहते ही आपके दिमाग में कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ गई होगी जो हम 21 चैप्टर में स्टडी करेंगे और 7 चैप्टर में भी स्टडी करेंगे, दोनों में आएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, 21 पर 21 चैप्टर में बड़ा डिटेल में आएगा, शायद पेज नंबर 317 है, 317 है, राइट हैंड साइड है। लेकिन आप पहचान गए कि सर ये न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन के ग्रुप को, इनके अंदर एनिलिडा में क्या होता है, इन्हीं न्यूरॉन्स के 2 ग्रुप मिलते हैं, यानी कि दिस ग्रुप ऑफ, गैंग ऑफ, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड गैंग्लिया। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। तो दिस इज पेयर्ड गैंग्लिया। व्हाट डू मीन बाय गैंग्लिया? गैंग्लिया मीन्स ए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सिमिलर टर्म है गैंग्लियन, गैंग्लियन, और एक से ज्यादा है तो गैंग्लिया। तो गैंग्लिया इज द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जब भी न्यूरॉन सुने ये याद आ जाए, जब भी गैंग्लिया सुनो ऐसे न्यूरॉन से बनी हुई स्ट्रक्चर याद आ जाए। और एक इनके अंदर होती है कोड, एक रस्सी, डबल कोड है, ये भी न्यूरॉन से बनी है। एक कोड है वेंट्रल साइड पर है। वेंट्रल साइड पहले 3 बेसिक क्लास में सिखाया था कि अगर ये सरफेस है, अर्थ है, और ये कोई अर्थवोम है, कोई भी एनिलीड है, तो क्या ये वेंट्रल सरफेस नहीं याद आ गया आपको, जमीन की तरफ वाला? और ये डोर्सल है, तो ये नीचे की तरफ है, वेंट्रल साइड पर है, इसलिए इसे बोलते हैं वेंट्रल नर्व कोड। तो दिस इज वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड। और दिस वेंट्रल नर्व कोड, दिस पेयर ऑफ गैंग्लिया इज कनेक्टेड विद वेंट्रल नर्व कोड थ्रू, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? दिस पेयर ऑफ गैंग्लिया is connected with ventral nerve cord through a lateral connective। तो दूर से देखिए आपको पेड़ गैंग्लिया दिखाई दे रहा होगा आपको, आपने कहा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमने आपको 2 लैटरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, आपने कहा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। हमने कहा वेंट्रल नर्व कोड दिखाई दे रही होगी, आपने कहा बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। तो हमने कहा दिस गिवन स्ट्रक्चर इज नोन एज नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिलिड। तो बुक में डायग्राम नहीं है पर आपको आना चाहिए कि एक पेड़ गैंग्लिया है, एक पेड़, और जब भी गैंग्लिया वर्ड आ जाए तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन, और ये डबल वेंट्रल नर्व कोड है। डबल मतलब ऐसे 2, एक कोड ये है, एक कोड ये ऐसे दिखाई दे रही है आपको। दूसरा डबल वेंट्रल नर्व कोड इज कनेक्टेड विद पेयर्ड गैंग्लिया थ्रू द लेटरल नर्व्स। तो ये लेटरल नर्व्स है। तो दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिलिड, नर्वस सिस्टम ऑफ एनिलिड्स। जल्दी ड्रॉ करिए फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा है? रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल है, रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल। लिख लिया। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल है। नंबर 2, डेवलपमेंट कैसा है?
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर अगली हेडिंग डालते हैं। नोट कर लिया, अगली हेडिंग डालिए। अगला नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स देखिए, जैसे पहले हमने एनिलीड का नाम सुना कि एनिलीडा नाम क्यों पड़ा, तो आपने कहा एनुलस है उस पर, रिंग्स है उस पर। उसके अलावा उन एनिलीडा में ये मसल्स भी हैं। देखो, अगर हम ऐसे यहाँ तक आ गए आपके तक तो अपनी मसल से आ गए ना, तो एनिलीड के पास भी मसल्स होती हैं, कुछ ऐसी सर्कुलर भी होती हैं। अगर ये अर्थवोम है तो ऐसे सर्कुलर मसल्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, और ये दोनों मिलकर के उस बॉडी को आगे ऐसे सरकने में, आगे क्रीप करने में हेल्प करता है। ये पॉइंट लिख लो पहले आप एनिलीड के अंदर नीचे सबसे। इन एनिलीड्स, इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिख लेना आप। इन एनिलीड्स सर्कुलर एंड longitudinal muscles are present which help in locomotion। तो ऐसे हमें एनिलीडा का, जैसे हमने नाम समझा पहले, ऐसे इसका भी समझ लेते हैं। दो वर्ड से मिलकर के ये आर्थ्रोपोडा बना है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। और जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर है वो आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। आर्थ्रोज, और एक वर्ड है आर्थ्रोज जिससे ऑर्थो बना, एक है पोडाज यानी कि पोडा वर्ड। तो दो वर्ड है, एक आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। और अब अर्थो का मीनिंग क्या है, आपने कहा व्हाट डू मीन बाय अर्थो, तो हमने अर्थो का मीनिंग जॉइंट होता है, जॉइंट्स। और पोडा का मतलब अपेंडेजेस होता है, लिम्स होता है। जैसे आपके और हमारे हाथ पैर हैं, अपेंडेजेस है, पोड है। हमारे पास 4 लिम्स है, यानी कि 4 लिम्स है, 2 फोर लिम्स है, 2 हैंड लिम्स है, तो हम टेट्रापोडा में आ जाते हैं। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मतलब लिम्स या अपेंडेजेस। तो जिन पे 4 हैं वो टेट्रापोडा है। तो नाम यहां से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि जिनके लिम्स में जॉइंट है, जिनकी बॉडी में जो अपेंडेजेस है, लिम्स है, और अगर वो जॉइंटेड है तो दीज आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड के अंदर इंसेक्ट इंक्लूड है, क्योंकि इंसेक्ट के जो लिम्स है दे आर जॉइंटेड। अभी दिखाते हैं आपको। और दुनिया में 11 फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम। नीट के लिए पॉइंट याद रखिए, नीट के लिए स्पेशली आपके स्कूल के सर भी दे सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है, तो लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है। अब आपने उधर बैठे हुए कहा घर पर कि सर आर्थ्रोपोडा आप कहते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम है, क्या सर इसके एनिमल सबसे बड़े बड़े हैं? हमने कहा नहीं। तो आपने कहा फिर लार्जेस्ट क्यों कहलाता है सर? कि सर क्या इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस फाइलम में एग्जाम्पल ज़्यादा है? हमने कुछ कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी भी स्पीसीज आज तक पहचानी गई, आइडेंटिफाई करी गई, जितने भी, तो आपने कहा जी मान लेते हैं वैसे लाखों स्पीसीज हम डिस्कवर कर चुके हैं एनिमल्स की। हमने मान लिया कि 100 स्पीसीज हम एनिमल के ढूंढ चुके हैं, तो उनमें से 2/3 यानी एक 2/3 एक बड़ा हिस्सा होता है, 2/3 वो किस में, यानी कि 100 में से 2/3 पोर्शन किसका है? आर्थ्रोपोड्स का है। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम इसलिए कहलाता है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है। इस बात को अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आपके सर पूछ सकते हैं और आपके नीट में तो कई बार पूछा गया है। तो आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड मोलस्का है, पहले नंबर पर आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम बिकॉज, क्यों? बिकॉज our 2/3 of all named species on the earth
आर अर्थ्रोपोड्स, अर्थ्रोपोड्स। और इंसेक्ट किस में इंक्लूड है? अर्थोपोडा में इंक्लूड है। जब भी अर्थोपोडा आप सुन लें तो दिमाग में एग्जाम्पल इंसेक्ट ले आना। इंसेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो किसी भी फाइलम के करैक्टर समझने के लिए हमें कोई तो एग्जाम्पल दिमाग में रखना पड़ेगा ना। अगर आप अर्थोपोडा समझना चाहते हैं इसमें क्या क्या करैक्टर हैं, तो आपको नेचुरल सी बात है उसका कोई एग्जाम्पल दिमाग में रखना होगा। तो आपने कहा इंसेक्ट रख लेते हैं, तो हमने कहा इंसेक्ट में उसे ही क्यों नहीं रख लेते जो आपके सिलेबस में है। आपके 7 चैप्टर में जब आप 7 चैप्टर पढ़ेंगे तो थोरो स्टडी एकदम किसकी? कॉकरोच की। तो पूरी तरह से कॉकरोच आपको सिखाया गया, उसमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो कॉकरोच की डिटेल स्टडी है। तो क्यों ना हम कॉकरोच को दिमाग में रख के करैक्टर सारे समझ लेते हैं, आसान हो जाएगा। लेकिन बेसिक करैक्टर बार बार हर फाइलम में वही है कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी सिमेट्री है, ठीक है। तो पहले उन बेसिक करैक्टर को नोट कर लीजिए। वैसे आपको अब अच्छे से याद भी हो गए होंगे कि पहले आपको लेवल याद करना है। तो लेवल, ऑर्गन, सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एनीलीड्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये वर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनीलीडा में भी लिख लो क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक है, सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन प्लेटी एलिमेंथीस से लेकर लास्ट तक ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एनीलीडा में भी लिख लो, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अब हमें शायद जरूरत नहीं है यहाँ बताने की कि इसमें 3 जर्म लेयर्स बनती है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। बाइलेटरल सिमेट्रिकल यानी आप एक प्लेन से ही 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ट्रू सिलोम प्रेजेंट है तो सिलोमेट, सिलोमेट एनिमल्स, सिलोमेट एनिमल्स। आपने कहा बिल्कुल सही। हमने 2 तरह के नर्वस सिस्टम आपने पढ़े थे, 2 तरह के आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, ओपन एंड क्लोज्ड। तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद करो। ओपन जिसके अंदर हीमोलिम्फ था, ये ब्लड वेसल डायरेक्ट ओपन हो जाती थी। आपने कहा याद आ गया सर। तो हमने कहा ऑर्थोपोडा के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? आपने कहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमने एक्सक्रीशन इनमें भी होता होगा, बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट ये भी बाहर करते होंगे, जैसे हम किडनी से करते हैं, जैसे प्लेटी एलिमेंथीस फ्लेम सेल से करता है, जैसे एस्केलमेंथीस एक्सक्रीटरी ट्यूब से करता है, जैसे एनिलीड्स नेफ्रिडिया से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इन अर्थोपोड्स मालपिगियन टिब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। आपने कहा कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा सा नहीं लिख दिया आपने ये साइज में। हमने कहा उसकी एक वजह है इसलिए लिख दिया हमने। अर्थोपोडा में से अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आया है तो ये आया है नीट के अंदर कि अर्थोपोड के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है। तो आप शोर मचा देना नीट के अंदर, मतलब शोर मत मचाना, सॉरी, पर जब आपके सामने आ जाए मन में तो शोर मचा देना। मुझे आता है मालपिगियन टिब्यूल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हैं, जैसे आपके और हमारे पास लंग्स हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अर्थोपोड में क्या है? तो देखो हम तो एक फाइलम के करैक्टर पढ़ते हैं, लेकिन जब अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स करी तो आप फाइलम में कितनी, फाइलम के अंदर किंगडम तो आप पढ़ ही नहीं एनिमेलिया, उसके अंदर फाइलम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप क्लास भी पढ़ेंगे कि इसमें इतनी सारी क्लास है, ठीक है। फिर उसमें हर क्लास के ऑर्डर भी पढ़ेंगे। तो आप जैसे जैसे नीचे डेप्थ तक जाते चले जाएंगे ना कि किंगडम भी, फाइलम भी, क्लास भी, ऑर्डर भी, फैमिली भी, जीनस भी, तो अलग अलग वैरायटी आ जाएगी अर्थोपोड की जो एक दूसरे से अलग दिखते होंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक कैरेक्टर एक जैसे हैं तो इसलिए सब एक में रखे गए हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। लेकिन हम तो अभी फाइलम तक ही रहने वाले 11th में और नीट में, ठीक है।
और एमबीबीएस में तो आपको कोई भी फाइलम याद नहीं करना, सिर्फ ह्यूमन याद रखना है। सिर्फ केमिस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री, विटामिन डीएनए पढ़ना, ये डी ब्लॉक सब वाला में सब कुछ हट जाएंगे। सिर्फ एमबीबीएस अगर आप करते हैं कल, तो आपके पास सिर्फ ह्यूमन की स्टडी और केमिस्ट्री में सिर्फ विटामिन, डीएनए, आरएनए, हार्मोन्स ये रह जाएंगे, यानी बड़ा मजा आएगा। सीधी सी बात ही है। तो इन सब से पीछा छूट जाएगा आपका। फिजिक्स से तो हमेशा ही छूट जाएगा। हालांकि फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पर जो डरते हैं हम उनके लिए कह रहे हैं, जो फिजिक्स से डरते हैं। और डरना कोई इलाज नहीं है किसी चीज़ का। तो फाइलम के कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं तो कॉमन पढ़ेंगे। तो किसी में गिल्स है, किसी में बुक गिल्स है, किसी में बुक लंग्स है, किसी में ट्रैकियल सिस्टम है। कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम है, तो ये तो आप पढ़ेंगे 7 चैप्टर में, ट्रैकियल सिस्टम कैसा दिखता है, बहुत सारी ट्यूब जैसा दिखता है। तो जब आप जूलॉजी ऑनर्स पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे ना कि इसमें ये, उसमें ये, उनका स्ट्रक्चर ये, उनका स्ट्रक्चर ये। पर अभी तो आप कोई बीएससी नहीं कर रहे, कोई जूलॉजी ऑनर्स नहीं कर रहे, बस एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और जस्ट फाइलम का इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं। तो हमें तो सारे याद करने पड़ेंगे, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। समझ में आ गई? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, अच्छे से रट लीजिए। किसी में गिल्स हैं, जैसे फिश में होते हैं, किसी के अंदर बुक गिल्स हैं, किसी के अंदर बुक लंग्स हैं। तो जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगे तो हम आपको अपनी बीएससी की बुक में इनके डायग्राम भी सामने दिखाएंगे, कैसे दिखते हैं बुक गिल्स और बुक लंग्स। और ट्रैकियल सिस्टम तो हमें पढ़ना ही होगा 7 चैप्टर में, क्योंकि कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नोट कर लो सारे। नेक्स्ट आपने कहा जी एक्सक्रीशन भी आपने लिखवा दिया, सर्कुलेटरी भी लिखवा दिया, रेस्पिरेटरी भी। हमने कहा भी एक चीज़ और बच रही है। आपने कहा क्या? हमने सेंस ऑर्गन्स भी तो है, जैसे आपके पास भी तो सेंस ऑर्गन है जो आपको देखो विजन कराती, दिखवाती, आंखें सेंस ऑर्गन है, ठीक है। आपकी स्किन खुद एक सेंस ऑर्गन है, टच का एहसास कराती है। आपके ईयर सुनने का एहसास कराते हैं, नाक ओल्फैक्शन यानी सूंघने का एहसास कराते हैं। तो ऐसे इनके पास भी सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इंसेक्ट कहते ही, कॉकरोच कहते ही आपको 100%, देखो 100% एंटीना तो ध्यान में आ रहे होंगे ना कि एंटीना होते हैं आपने। हाँ जी, तो हमने इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो आप कभी भी कॉकरोच को देखना, उनके उसके एंटीना हमेशा ऐसे मूव करते रहेंगे, इन्वायरमेंट को वो जज करते रहते हैं। बाकी कॉकरोच की डिटेल स्टडी के वक्त पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर एंटीना का। तो सेंस ऑर्गन में आइज भी है इसके पास, ठीक है, एंटीना भी है। और आइज 2 प्रकार की होती हैं। आपने कहा 2 प्रकार की आइज होती है? हमने हाँ जी, सिंपल आई होती है और एक कंपाउंड आई होती है। इंसेक्ट के अंदर कंपाउंड आइज है, कुछ के अंदर हालांकि सिंपल भी है, यानी हम तो फाइलम पढ़ रहे हैं। तो दोनों तरह की सिंपल और कंपाउंड आइज पाई जाती है। हम ह्यूमन की सिंपल आइज है। तो आपने कहा इनमें डिफरेंस क्या है सर सिंपल में और कंपाउंड में? हमने, आप सोच के बताइए, 10th में आपने अपने ह्यूमन आई तो पढ़ी है ना। ह्यूमन आई में आपने कितने लेंस दिखाए थे? आपने कहा जी एक ही लेंस दिखाया था सर, ऐसे एक ही लेंस होता है। हमने जब आई में एक लेंस हो तो सिंपल है, और जब ज़्यादा हो तो कंपाउंड है। तो इनकी आइज में, जिनके अंदर कंपाउंड आइज है, ठीक है, जैसे कॉकरोच है कंपाउंड आइज है, उनकी आइज में एक सिंगल आई में एक से ज़्यादा लेंस होते हैं। आपने कितने? हमने अबाउट 2000, आपने कहा 2000 लेंस एक आई में। हमने 7 चैप्टर तो आने दो, फिर देखेंगे कितना मजा आएगा। अभी तो समझ लीजिए कि बस इनके अंदर आई है, कुछ में सिंपल है, कुछ में कंपाउंड है, और हमने सिंपल और कंपाउंड का मीनिंग समझा दिया आपको। इसके अलावा बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी हैं। आपने कहा बैलेंसिंग ऑर्गन्स? हमने हाँ जी, हम ये जो यहाँ खड़े हैं, बैलेंस कैसे हैं ये? हम और आप साइकिल चलाते हैं, हम खड़े हैं, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, बैठे हैं, आप गिर क्यों नहीं रहे आगे पीछे की तरफ? तो कोई ना कोई हमारी बॉडी में बैलेंस करता है। तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, और जब हम बोलेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ईयर बैलेंसेस, ईयर्स बैलेंस द बॉडी। जो हमारे ईयर हैं वो बॉडी को बैलेंस करते हैं। आपने कहा पहले यही समझाओ सर कि ईयर हमारी बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं। हमने अभी तो समझाना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारी बायोलॉजी आनी चाहिए। पर यह पक्का वादा है 21 चैप्टर में हम बोर्ड पे ही समझाएंगे हाउ ईयर बैलेंस द बॉडी। तो बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं,
ठीक है। और अगर जब कोई ईयर बोलता है ना, तो आप ईयर में सिर्फ इतना मत सोचा करो कि ये ईयर है, ये तो थोड़ा सा पार्ट है। 3 ईयर है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। तो 2 ईयर है, दोनों के 3 पार्ट्स है, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल। तो इंटरनल ईयर हेल्प्स इन बैलेंसिंग द बॉडी। तो इनके अंदर ईयर जैसे हमारे अंदर ईयर बैलेंस करते हैं, इनके अंदर ऑर्गन होते हैं स्टेटोसिस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटोसिस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स। उसके अलावा आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर? रिप्रोडक्शन इज सेक्चुअल। एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि 2 पेरेंट्स मिलकर संतान पैदा करते हैं। दूसरा, आपने कहा रिप्रोडक्शन सेक्चुअल हो गया सर। फर्टिलाइजेशन, हमने फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं। जैसे हम और आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन से पैदा हुए हैं, फादर के स्पर्म ने मदर के एग को मदर की बॉडी में ही फर्टिलाइज किया था, और फिर हम मदर की बॉडी से संतान के रूप में पैदा हुए। तो हम तो हो गए द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर कॉल्ड विविपेरस। लेकिन जो एग देते हैं दे आर कॉल्ड ओविपेरस। तो उनमें फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दीज आर ओविपेरस। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, जो एग देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड और इनडायरेक्ट। तो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरह के, किसी में लार्वा बनते हैं, इनडायरेक्ट हो गया, किसी में डायरेक्ट होता है। तो सारे फीचर याद रखें। अब इसमें आर्थ्रोपोडा में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है इसके एग्जाम्पल्स। हेडिंग डालिए नोट कर एग्जाम्पल्स। आज ही याद कर लेना, रिक्वेस्ट है। नीट में यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्पल में से। पहला एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, डबल एल भी लगा सकते हैं आप, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। ठीक है। अभी एक बात और करनी है आर्थ्रोपोडा के बारे में, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आपने कहा सर एक बात बताइए, इंसेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? हमने क्यों नहीं हो सकते, आप सोच के बताइए ना, क्यों नहीं हो सकते? दुनिया में हर कोई बेकार थोड़ी है, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ऐसे कुछ इंसेक्ट बुरे भी होते हैं, डिसीज़ भी फैलाते हैं, ठीक है, हमें मार भी देते हैं, बीमार कर देते हैं। और दूसरा, कुछ इंसेक्ट इतने अच्छे हैं कि हमें हनी देते हैं। आपने कहा अरे वाह सर, यानी कि इसका मतलब आप बात कर रहे हैं हनी बीज की। हमने हंजी मधुमक्खियाँ बताइए अच्छी नहीं है, एपिस नाम है इसका, एपिस इंडिका। आप इंडिका के बजाय एपिस याद रख लेना बस। तो हनी बीज अच्छा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गया। हमने कहा ये बताइए, क्या सिल्क सुना आपने? सिल्क, आपने कहा हाँ जी, हमारी मम्मी जी सिल्क की साड़ी पहनती हैं सर, और हमारे पापा जी भी सिल्क के कपड़े पहनते हैं। तो हमने वो सिल्क जो है वो कहाँ से आता है सर? कि सर हमें नहीं पता कहाँ से आता है। तो हमने सिल्क वॉर्म तैयार करता है उसको, सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म अच्छा हो गया ना, और सिल्क वॉर्म आर्थ्रोपोड्स है अपने आप में, और इसका टेक्निकल नाम है बोम्बाइक्स। सब कुछ याद रखने हैं जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो दिस इज द सिल्क वॉर्म, हमें सिल्क देता है, ये हमें हनी देते हैं, और हनी के साथ वैक्स भी देते हैं हनी बीज। तो जब आप कभी मोची के पास जाए जूता सही कराने, तो आप देखना एक धागे के ऊपर ना एक मोची, आपके जूते चप्पल सिलने से पहले धागे के ऊपर ना एक वैक्स, एक मोम सा लेकर ऐसे मल रहा होगा, ऐसे करेगा, आप खुद देखना। तो जो उसके हाथ में जो स्ट्रक्चर है ना, वो मोम है, वैक्स है, वो हनी बीज के छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, यानी हनी कोम्ब से ही हमें मिलता है। और वो उस धागे को थोड़ा हार्ड कर देता है जिससे वो उलझ ना जाए। तो इससे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं 12th के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का कि 2 प्रोडक्ट बताइए जो हमें हनी बी से ऑब्टेन होते हैं। तीसरा, सोच के देखिए जरा, आप मम्मी से पूछना सबसे पहले, आप खुद शायद जानते हो कि मम्मी हो सकता है आपकी
लाख लाख की चूड़ी पहनती हो, लाख एक मटेरियल है, पूछना मम्मी से। पैसों की बात नहीं कर रहे कि 1 लाख रुपया 2 लाख, कि हाँ जी मम्मी 2 लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं, हम उस लाख की बात नहीं कर रहे कि मेरी मम्मी जी सोने की चूड़ियाँ 5 लाख की पहनती हैं। लाख एक मटेरियल है, ये आज मम्मी से भी सबसे पहले पूछोगे, वीडियो पॉज करके पूछोगे, मम्मी जी लाख की चूड़ियाँ भी होती हैं क्या? हो सकता है वो आपसे एक है, मैंने आपको भी ला के दे रखी है। तो लाख जो है एक मटेरियल है, और वो जो मटेरियल है वो इंसेक्ट देते हैं हमें। तो जो इंसेक्ट हमें लाख देता है उसे लाख इंसेक्ट कहते हैं, ठीक। और इसका नाम है लेसिफर, लेसिफर, तो जरूर पूछना भी। दूसरा, अब इस लॉकडाउन पीरियड में ये हमारे सारे टीवी चैनल जो है सारे धार्मिक हो गए, रामायण महाभारत सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आप सोच के बताइए, अगर आप नहीं देखते तो दादी जी से पूछ लेना, आप मम्मी जी से पूछना कि महाभारत में पांडवों को किसी स्पेशल चीज से एक मकान बनाया था और उसके अंदर उसमें आग लगा दी गई थी जिससे वो मर जाए। वो बच गए क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था उनके ऊपर। लेकिन मम्मी या दादी से पूछना, मम्मी जी बताइए वो जो कमरा या मकान बनाया था कौरवों ने, दुर्योधन ने, उन्हें जलाने के लिए किस चीज से बनाया था? तो वो इसी लाख से बनाया था। महाभारत में इसका इस्तेमाल पहले हो चुका है, यानी 5,500 साल पहले से हम इंसेक्ट से बेनिफिट लेते चले आ रहे हैं। ये वही लाख है जो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो तीनों अच्छे वैल्यूएबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए कि नहीं हो गए, सोच के बताइए। आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि लाख इंसेक्ट वगैरह। हमने अब बुरी बात भी सुन लीजिए, कुछ इंसेक्ट बुरे भी होते हैं, ठीक है। पहले यहाँ लिख लेते हैं इनसे क्या मिलता है हमें। इनसे मिलता है हमें हनी और बी वैक्स, और इससे मिलता है सिल्क, बड़ा महंगा कपड़ा आता है सिल्क का, और इससे मिलता है हमें लाख। हाँ, जब यहाँ पे आ जाए तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, डिसीज़ फैलाते हैं, उन इंसेक्ट को वेक्टर्स कहते हैं। यानी कि वेक्टर वो इंसेक्ट कहलाते हैं जो इस बॉडी से, जैसे इस इंसेक्ट को बाइट किया, जैसे मलेरिया था, इस इंसान को मलेरिया था तो इसके अंदर इसका मतलब प्लाज्मोडियम पैथोजन था, प्लाज्मोडियम कॉजेज द मलेरिया। इस इंसेक्ट ने इसको बाइट किया, इसका खून चूसा, सक किया, और फिर किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया। तो इसका जो ब्लड सक किया था और ब्लड के साथ साथ जो प्लाज्मोडियम आ गए थे, इसने जब इस सेकंड वन को, हेल्दी को बाइट किया, तो कुछ प्लाज्मोडियम अगर यहाँ छूट जाए, इंजेक्ट हो जाए, तो नेचुरली से भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये इंसेक्ट बुरा हुआ ना जो बीमारी फैलाता है। तो ऐसे इंसेक्ट को वेक्टर कहते हैं जो डिसीज को ट्रांसमिट करते हैं। अब आप सोच के बताइए, आप 10th पास हैं अच्छे नंबरों से, कि जो इंसेक्ट की हम बात कर रहे हैं इसका नाम क्या है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है? तो आपने कहा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, कि फीमेल एनोफिलीज है। मेल नहीं फैलाते, मेल बीमारी नहीं फैलाते, फीमेल फैलाती है। फीमेल से मतलब हमारा इंसेक्ट से है, ऑल फीमेल से नहीं है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वेक्टर हो गया। अब फीमेल ही क्यों? तो उसके लिए वेट करिए 12th में आने के लिए, ठीक है। अभी सारी बातें नहीं हो सकती। तो वेक्टर इंसेक्ट कौन हो गए? डिसीज ट्रांसमिट करने वाले एजेंट्स। तो ब्रैकेट में लिखिए डिसीज ट्रांसमिटिंग, आपने कहा एग्जाम्पल, हमने लिखी एग्जाम्पल फीमेल एनोफिलीज, ठीक। एक और लिख लीजिए क्यूलेक्स, ठीक। एक और लिख लीजिए, तीनों याद रखने पड़ेंगे आपको। एडीज, एडीज तो आप टीवी पे भी देखते हैं कि चिकनगुनिया, याद आ गया आपने? आज ही याद आ गया। चिकनगुनिया जो फैलाते हैं वो एडीज मॉस्किटो है। क्यूलेक्स चिकुन बोलते हैं वैसे, चिकुन गुनिया। और जो क्यूलेक्स है, याद करो हमने सिखाया था आपको। आपने कहाँ सिखाया था सर? हमने कहा आप एस्केलेमेंथीस में याद करना, फिलारिया वॉर्म, वूचरेरिया, और इट कॉजेज द एलिफेंटियासिस। तो जो वूचरेरिया को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलाती है ना, वो क्यूलेक्स मक्खी होती है। यानी वूचरेरिया एलिफेंटियासिस कोज करता है, लेकिन उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कौन कराता है? क्यूलेक्स। तो इसकी
वजह से कौन सी बीमारी फैलती है? एलिफेंटियासिस। कोर्स में नहीं है पर याद करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें नीट के एग्जाम में बैठना है। और एनोफ्लीज कौन सी बीमारी फैलाता है? मलेरिया। यानी मलेरिया का वेक्टर है, ये एलिफेंटियासिस का वेक्टर है, ये चिकुनगुनिया का वेक्टर है। एक इंसेक्ट ऐसा भी है जो ग्रीगेरियस है, यानी ग्रीगेरियस पेस्ट, ओ लगा भी सकते हो, नहीं भी। ग्रीगेरियस पेस्ट यानी ऐसे इंसेक्ट को ग्रीगेरियस बोलते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, जो यानी कि बहुत सारा गुच्छा बना के चलते हैं, बहुत सारे दिखते हैं। तो आपको जो टिड्डे दिखते होंगे, मम्मी से पूछना, टिड्डे वगैरह ग्रास ऊपर, वो एकदम ग्रुप बना करके चलते हैं। तो जो ग्रुप में रहे उन्हें हमेशा क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस पेस्ट। तो आप कहेंगे क्या एग्जाम्पल है? हमने उन टिड्डों को बोलते हैं लोकस्टा, लोकस्टा। और ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, और जो नहीं कर रहे हैं वो नॉर्मल इंग्लिश नेम है। इन्हीं को लोकस्ट बोलते हैं, लोकस्ट। एक एग्जाम्पल और रख लीजिए, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे। नंबर 4 नीट में आ चुका है कई बार, ये सब नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक है लिविंग फॉसिल्स। आपने कहा फॉसिल तो उन्हें कहते हैं सर जो हज़ारों लाखों साल पहले डेड हो चुके हैं, या जिनके डेड बॉडी के कुछ पार्ट हमें ज़मीन से डिग आउट करने पर, खुदाई करने पर मिलते हैं। हमने बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमने लिविंग इसलिए कहते हैं, अगर दुनिया में सिर्फ यही एक अच्छा पेन बचा है तो ये लिविंग फॉसिल है। यानी लिविंग फॉसिल आर दोज ऑर्गेनिम्स विच रिमेन इन ओनली ए फ्यू नंबर, यानी कि एक दो कहना तो सही नहीं है, ए फ्यू नंबर, जिनके कुछ ही नंबर बचे हैं और वो दुनिया में, यानी दे आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये दुनिया से लुप्त होने का खतरा झेल रहे हैं, कभी भी लुप्त हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, कि जो फिलहाल है दुनिया में, लिविंग है, बट आने वाले टाइम में कभी भी लुप्त हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर समय के साथ चेंजेस नहीं आ रहे, अडाप्टेशन से नहीं आ रही। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। ऐसे लिविंग फॉसिल आपको प्लांट में भी पढ़ने हैं और एनिमल्स में भी पढ़ने हैं। प्लांट्स में आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे जिंगो बाइलोबा, यहाँ एनिमल्स में यानी इंसेक्ट में पढ़ लेते हैं लाइमुलस, लाइमुलस। तो लाइमुलस जिसे हम किंग क्रैब बोलते हैं, क्रैब है, कभी कोबरा लिखे आओ, किंग क्रैब। तो किंग क्रैब यानी लाइमुलस इज ए लिविंग फॉसिल। आज है, दुनिया में है, लेकिन कभी भी लुप्त हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त, क्योंकि इनके अंदर पीछे कई हजार सालों से बॉडी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो जब भी इन्वायरमेंट में कोई बड़ा चेंज आएगा तो दे मे बी एक्सटिंक्ट। हाँ जी, आप कह रहे थे सर 2 पॉइंट और लिखवाने थे, हमने लिखो जल्दी से। ये 2 पॉइंट स्पेशल है। देखिए, आर्थ्रोपोड का जो भी मेंबर है वो 3 हिस्सों में उसकी बॉडी डिवाइडेड है, 2 लाइन छोड़कर। द बॉडी of arthropods is divided into the body of arthropods is divided into 3 parts. 3 parts. नंबर 1 हेड, नंबर 2 थोरैक्स और नंबर 3 एब्डोमेन। बिल्कुल हम इंसानों की तरह, हेड भी है, थोरैक्स भी है, ये ऊपर वाला हिस्सा, और ये नीचे वाला हिस्सा एब्डोमेन है। एक कॉकरोच को जब आप देखेंगे, उसके जब विंग हटा देंगे ना, कॉकरोच के विंग, तो आपको ऐसी बॉडी दिखेगी, बिल्कुल साफ साफ ऐसी। ये हमने विंग हटा दिए, तो जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें आईज है, एंटीना है, इसे तो बोलते हैं हेड। और जो जहाँ पर ये लिम्स है, यहाँ पे लिम्स होते हैं, 3 पैर होते हैं। घर में कॉकरोच पकड़ के आप सब कुछ देख सकते हो, वरना जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगे हम यहाँ पकड़ के दिखा देंगे, आपको अच्छे से दिखा देंगे। तो ये जॉइंटेड लिम्स है, इसके पास 3 ही पैर होते हैं, घर में देख सकते हो आप चेक करके। तो ये थोरैक्स है, और ये जो हिस्सा है इसमें सेगमेंट दिखेंगे आपको 9 या 10, इनको एब्डोमेन बोलते हैं। तो द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी आपके पैर के नीचे कभी कोई कॉकरोच आया?
आपने कभी तो नहीं आया, नहीं आया तो लाओ फिर उसे, एक पकड़ लेना घर में, उसे पकड़ के रख लेना और रात के सन्नाटे में उसके ऊपर पैर रख देना। अगर आप हत्या करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते छोड़ देना। पर आप कह रहे हम तो कर देंगे सर, पढ़ाई के लिए हत्या भी कर देंगे, पर कॉकरोच की बात कर रहे हैं, तो पैर रखना। तो आप कहेंगे कट आवाज़ आ गई सर, जैसे अखरोट तोड़ते हैं ना, एक कट आवाज़ आती है। या कभी ऐसा दिन याद करो, आपकी दादी जी ने, मम्मी ने या किसी आंटी जी ने किसी की जूं निकाल कर ऐसे नाखून पर रख के मारा हो, आपने कहा वो तो देखा है सर हमने। तो हमने कभी आपने आवाज़ आई हो कान में कट एकदम टूटने की, मम्मी से पूछ लीजिए, दादी जी से पूछ लीजिए, नानी जी से पूछ लीजिए। तो इसलिए आ रही है आपको, चाहे वो जूं है चाहे वो कॉकरोच है, क्योंकि इन आर्थ्रोपोड्स के ऊपर, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, पूरी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग है। ये इनका एक्सोस्केलेटन है। स्केलेटन मीन्स प्रोटेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर। अंदर है तो एंडोस्केलेटन, जैसे हमारे अंदर बोन का एंडोस्केलेटन है, बाहर है तो एक्सोस्केलेटन। तो इनका ये बाहर एक मजबूत एक्सोस्केलेटन है जो काइटिन मटेरियल से बना है। काइटिन एक हार्ड मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है और जो काइटिनस होता है। ये बड़ा बेसिक फीचर है किसका? ये फीचर है आर्थ्रोपोड्स का। एंटीना होना आर्थ्रोपोड का फीचर है। दीज आर एंटीना, एंटीना, दो एन भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं। तो होल बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक लाइन और लिख लीजिए, फिर अगला फाइलम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोलस्का। द बॉडी ऑफ arthropods is covered by a hard and chitinous covering called एक्सोस्केलेटन। तो इसके ब्रेक होने से वो आवाज आती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे मोलस्का। नोट कर लीजिए पहले।